ऑलराइट गाइस, सबसे पहले बात करते हम लोग लिव मॉर्गन के बारे में। तो भाई लिव मॉर्गन का शादी हो चुका है, शादी नहीं बेसिकली भाई इंगेजमेंट वगैरह जो भी है भाई, मतलब मैं क्या कहूँ भाई, थोड़ा सा सैड न्यूज़ है। बेसिकली लिव मॉर्गन का जो रूमर बॉयफ्रेंड था उसने भाई लिव मॉर्गन को डायमंड रिंग पहना दिया। अमेरिका के अंदर बहुत पॉपुलर कल्चर है डायमंड रिंग पहनाने का। बेसिकली कोई लड़के अगर किसी के नाम पर डायमंड रिंग पहन चुके तो उसका एंगेजमेंट वगैरह हो चुका है, एक दूसरे के हो चुके। तो उसी तरीके से भाई लिव मॉर्गन आकर सोशल मीडिया के ऊपर कंफर्म किया। बाकी भाई कल का दिन था इंडिपेंडेंस डे, तो भाई WWE कंपनी के बहुत सारे सुपरस्टार भाई आकर सामने आकर लाइव मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर बेसिकली हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंडिया उन्होंने भाई विश किया था। और मेरे ख्याल से भाई ये सब सारा चीज भाई एक ढोकलाबाजी है, क्योंकि भाई आप इंडियन रेसलर को WWE कंपनी से निकाल दिए हो, आप क्यों इंडिपेंडेंस डे ऐसे विश करवा रहे हो? मतलब भाई मतलब लिटरली भाई इंडियन रेसलर का रत्ती भर इज्जत नहीं है WWE कंपनी के अंदर। और ये बात मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि भाई हम लोग देखते हैं ना रेसलिंग। इनफैक्ट भाई PWR रेसलिंग कंपनी जिसने स्टार्ट किया है जीत रामा, उनसे मैं घंटों में कॉल पर बात किया था, तो उन्होंने भी एग्जैक्टली सेम यही चीज को बताया था कि भैया इंडियन रेसलर का कोई इज्जत ही नहीं है। तो अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पता नहीं भाई इंडियन रेसलर हमें कब अब WWE कंपनी में देखने को मिलेंगे, इसका कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता। महाबली सिरा के बारे में एक रिपोर्ट आया था, वो देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता। वैसे WXM के बारे में बात करें तो ये भाई WXM वाले साले कुछ नहीं करवा रहे हैं भाई, ये पता नहीं मतलब ये भाई इंटरव्यू के अंदर अपना रवलरी करवा रहे हैं, पता नहीं क्या चुतियापा करवा रहे हैं भाई, मेरे समझ से बाहर है। बेसिकली ये रेसल टॉक जो है बहुत पॉपुलर एक न्यूज चैनल है, तो उनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया, तो रेसल टॉक इनका न्यूज वगैरह सोशल मीडिया पर डालते रहता है। इनफैक्ट भाई WXM के दोनों जो रेफरी नहीं कमेंटेटर है, कमेंटेटर कोई पॉडकास्ट वगैरह आया था, वहां पर बकवास करते रहते। तो WXM का भाई क्या स्टोरी लाइन चल रहा है, क्या चल रहा है, मेरे को खुद नहीं पता। मेरे को बस इतना पता है कि भाई लास्ट शो इन्होंने फरवरी के अंदर करवाया था जहां मैं गया था, और अभी तक इन्होंने एक भी शो नहीं करवाया। शायद से भाई अब 4 महीना बचा हुआ है साल खत्म होने में, अगला साल शायद से शो करवाएंगे। वैसे वाकई बात करते हम लोग ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर और ओवा फैमी का डब्ल्यू वाले बेसिकली मैच जो था कल के स्मैकडाउन के ऊपर, वो लाइव स्मैकडाउन के ऊपर नहीं कराए थे, स्मैकडाउन ऑफ ईयर जाने के बाद करवाई थी डार्क मैच के अंदर। तो ओवा फैमी और ब्रॉन ब्रेकर का डब्ल्यू वाले भाई रवलरी एक ऐसा रवलरी बना रही है जो रवलरी हमेशा याद किया जाए, जैसे ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का रवलरी डब्ल्यू वाले 2014-15 से स्टार्ट कर दी, और वो रवलरी बेसिकली अगले 10 साल तक WWE कंपनी के अंदर चला था। हम लोग सारे लोग को पता भाई रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर कितना बार फाइट किए, तो WWE वाले सेम इस रवलरी को भी सेम वैसा ही डाल रही है। तो ये जो ब्रॉन ब्रेकर और ओवा फैमी का रवलरी आपको बहुत लंबे टाइम तक WWE कंपनी में देखने को मिलेगा, पर PPV के अंदर इनके रवलरी के अंदर बहुत सारा ट्विस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। वैसे वाकई बात करते हैं हम लोग शिंसुके नाकामुरा के बारे में। तो भाई शिंसुके नाकामुरा मुझे नहीं पता भाई कौन सा दाना आपको अपने साथ लेकर आ रहा है, पर हाँ स्मैकडाउन के ऊपर एक बंदा आ रहा है जो कि भाई शिंसुके नाकामुरा के साथ पेयर होगा, और वो जो बंदा रहने वाला उसका एक काम होने वाला है, MFT जो की टीम है भाई, हाकू जो बना है हिकिलियो और टामाटोंगा को लेकर, उस टीम के अगेंस्ट वो बेसिकली फाइट वगैरह करने वाले हैं। तो पता नहीं भाई वो कौन सा रेसलर होने वाला है। एक जिला फाटू को लेकर हमारे मन में ऐसा शक था, पर जिला फाटू तो भाई NXT के ऊपर जा चुके, तो पता नहीं भाई कौन सा रेसलर होगा, पर हाँ एक नया रेसलर आने वाला है। वैसे ये जो समोन फैमिली पूरा WWE कंपनी के अंदर है, सबसे यंगेस्ट समोन अभी करंट में जिला फाटू है जिसका एज भाई करंट में 26 है, और सबसे ओल्डेस्ट हाकू है जिसका एज करंट में 67 है। मैं सही बता रहा हूँ भाई, ये जो जिला फाटू जिस ऑरा को लेकर आना है WWE कंपनी के अंदर, जिस ऑरा को लेकर आ रहा है ना, ये WWE कंपनी के अंदर रूल करेगा। इसका एज बहुत कम है, सोचो भाई 26 के एज में ये बंदा इतना पॉपुलर हो, मेरे ख्याल से 27 के एज में मेन रोस्टर के ऊपर डेब्यू कर लेगा। तो हाँ WWE कंपनी को बहुत अच्छे से चलाने वाला है। बाकी जितने भी समोन है WWE कंपनी के अंदर उनका एज देख सकते हैं। जेका फाटू का एज भी बहुत कम है, 36 ईयर है, बाकी सारे लोग का भाई बहुत ज्यादा एज है। सोलो सिकॉ का भी 33 है। तो चलो ठीक है भाई, सोलो सिकॉ अगले आने वाला 6-7 साल WWE कंपनी में अच्छे से काम करेंगे। जेका फाटू अच्छे से काम करने वाला, बाकी सारे लोग का भाई एज 40 प्लस हो चुका है। जे उसो का भाई एज 40 हो चुका है भाई, इनफैक्ट 48 हो चुका है भाई। ये तो भाई पता नहीं है कौन है भाई, ये मैं भूल गया भाई। इनफैक्ट भाई मोटी आंटी का 42 हो चुका है, रोमन रेंस का 41 हो चुका है। तो बहुत सारे समोन भाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, पर हाँ समोन का आज भी WWE कंपनी के अंदर अच्छा खासा डोमिनेशन है। वैसे भाई चाहे जो भी कहो, समोन को लोग भाई ओवररेटेड बोलते हैं, तो भाई इसको मजा लेने के लिए ग्रेसन वॉलर ने भी ट्वीट कर दिया कि एक और ओवररेटेड समोन आ गया WWE कंपनी के अंदर। तो देखो मैं सही बताऊं तो भाई रोमन रेंस के बाद मेरे को सोलो सिकॉ एज ए समोन थोड़ा सा मेरे को पसंद आए थे, और अब शायद से जिला फाटू पसंद आ रहे हैं। बाकी WWE वाले भाई बहुत सारा और समोन हिकिलियो को लेकर आ गए, टामाटोंगो को लेकर आ गए, मेरे को उतना वो नहीं पसंद। इनफैक्ट उसोस का हम लोग बात करते हैं भाई, जे उसो का रेसलिंग सबसे बेकार है WWE कंपनी के अंदर, ये मेरे को नहीं कहना, बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं। बाकी आगे बात करते हम लोग लोगन पॉल के बारे में। तो मैं शायद से आपको कल बताया था भाई, लोगन पॉल का सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है कि लोगन पॉल का हेयर स्टाइल कुछ साल बाद भाई हल्क होगन जैसा होने वाला है। इसके ऊपर भाई लोगन पॉल ने भी ट्वीट किया था कि अगर 100 के लाइक अगर हो जाएगा तो मैं ऐसा हेयर स्टाइल बना लूंगा। तो लोगन पॉल का भाई मतलब मैं क्या कहूँ भाई, मतलब लोगन पॉल अब शायद से गंजा होने ही वाले। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग मोस्ट गूगल सुपरस्टार के लिस्ट के बारे में। तो भाई मोस्ट गूगल सुपरस्टार का जो लिस्ट है उसको अब करंट भाई छोड़ चुके हैं रोमन
रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को पीछे, रोमन रेंज नंबर 1 पर आ चुके हैं। ऑब्वियस बात है भाई, ब्रॉक लेसनर एज ए लिस्टेड सुपरस्टार नहीं तो ब्रॉक लेसनर का नाम ही हट चुका है टॉप 10 से। तो यहाँ पर रोमन रेंज नंबर 1 पर आ चुके हैं, सीएम पंक नंबर 2 पर आ चुके हैं। बाकी भाई लोगन पॉल इस बार नंबर 3 पर आए, फिर रिया रिप्ले, रैंडी ऑर्टन, रे मिस्टेरियो, आप लोग सारे सुपरस्टार का यहाँ पर 1 से 10 तक आप लोग नाम यहाँ पर देख सकते हैं। क्या बात करते हैं हम लोग क्रिस जेरिको के बारे में। तो भाई क्रिस जेरिको ने रिसेंट में इस बात को एक्सप्लेन किया सबके सामने आखिर क्यों वो AEW कंपनी के अंदर ज्वाइन किए और उन्होंने भाई वही सारा बकवास को किया कि बचपन से मेरा सपना था, मुझे हार्डकोर रेसलिंग वगैरह करना था, तो मुझे एक ऐसा कंपनी मिला जहां हार्डकोर रेसलिंग अलाउ था, वहां पर मैं गया हूं, मुझे फ्रीडम मिला और अब मैं फाइनली AEW कंपनी को मैं ज्वाइन कर लिया। क्या बात करते हम लोग समर स्लैम के बारे में। तो एग्जैक्टली आज के मतलब 16 साल पहले समर स्लैम 2010 देखने को मिला था। 2010 के टाइम पर कौन कौन से सुपरस्टार समर स्लैम में होते थे आप लोग फोटो देख सकते हैं। पहले के टाइम पर केन हुआ करते थे, 2010 के टाइम पर रैंडी ऑर्टन का कैरियर का सबसे प्राइम था, सेमस उस टाइम पर काफी टॉप गाय हुआ करते थे। अब तो भाई सेमस को WWE वाले ने लिटरली मार दिया। वैसे भाई एग्जैक्टली आज के दिन ही आज के 22 साल पहले रैंडी ऑर्टन WWE कंपनी के सबसे यंगेस्ट हैवीवेट चैंपियन बने थे। अच्छा बहुत सारे लोग भाई रैंडी ऑर्टन और ब्रॉक लेसनर में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत जगह लिखा जाता है कि ब्रॉक लेसनर WWE कंपनी के सबसे यंगेस्ट चैंपियन है, बहुत जगह लिखा जाता है रैंडी ऑर्टन WWE कंपनी के सबसे यंगेस्ट चैंपियन है। तो इसका रियलिटी मैं आपको बताता हूं। तो देखो रियलिटी कि भाई रैंडी ऑर्टन सबसे यंगेस्ट चैंपियन है, इन रियलिटी सबसे यंगेस्ट रैंडी ऑर्टन है, पर रैंडी ऑर्टन हैवीवेट टाइटल को विन किए हैं, WWE टाइटल को नहीं विन किए। जिस तरीके से WWE कंपनी के अंदर अभी करंट में एक टाइटल हैवीवेट टाइटल होता है और दूसरा टाइटल है अनडिस्प्यूटेड टाइटल है, तो जो WWE टाइटल था उसका सबसे यंगेस्ट चैंपियन भाई करंट में ब्रॉक लेसनर ही है, और हैवीवेट टाइटल था जो कि फिर से वापस आ चुका है WWE कंपनी के अंदर 2 साल 3 साल बाद, तो उसका सबसे यंगेस्ट चैंपियन थे रैंडी ऑर्टन। तो 2 अलग अलग मतलब कैटेगरी में ये दोनों चैंपियन। बाकी भाई 24 साल की उम्र में ब्रॉक लेसनर भी चैंपियन बन गए थे और 24 साल की उम्र में रैंडी ऑर्टन भी चैंपियन बन गए। तो मेरे ख्याल से WWE कंपनी के अंदर अब कोई सुपरस्टार नहीं बनने वाला आने वाला जो कि इतना यंगेस्ट चैंपियन बनेगा। क्योंकि सोचो भाई जिला फाटू जैसा रेसलर आ रहा है, उसको 27-28 साल मेन रोस्टर के ऊपर आने में लग रहा है। एक J1 बन सकता है पर WWE वाले J1 को बनाएगी नहीं। अभी करंट 22 साल का है पर मेरे ख्याल से J1 को WWE वाले बनाएगी नहीं। वैसे वाकई आगे बात करता हूं WWE कंपनी के बारे में। तो WWE कंपनी ने भाई नया ट्रेडमार्क करवाया है एंडी समर करके, एंडी समर इन्होंने एक नया ट्रेडमार्क करवाया है। एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, पर एंडी समर एक नया ट्रेडमार्क WWE कंपनी ने भाई करवाया है। वैसे वाकई आगे बात करते हैं डॉम डॉम के बारे में। तो भाई डॉम डॉम का रिसेंट में तारीफ मैट हार्डी ने किया कि डॉम डॉम का फेस बहुत अच्छा, बहुत मासूम फेस हो, जिस तरीके से कमीना कैरेक्टर वो निभाता बहुत परफेक्ट लगता है। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग रॉक के बारे में। तो भाई रॉक अभी जस्ट रिसेंट में एक गाना गाए थे अपने फैमिली के लिए, पर अब रॉक भाई शायद से म्यूजिक के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं क्योंकि भाई अब एक करंट है बड़े बड़े रैपर के साथ अब करंट है भाई ये कोलैब कर रहे हैं, उनके साथ अब शायद से गाना गाएंगे। तो मुझे इसके बारे में भाई कुछ नहीं बोलना, बस रॉक भाई अगले साल रेसलमेनिया 43 में टाइम निकालकर WWE कंपनी के अंदर आ जाना। वाकई आगे बात करते हम लोग ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रिसेंट में बड़ा कमाल का बॉडी फिजिक बना लिया पर कोई भी कंपनी के साथ साइन नहीं कर रहा है। इंटरनेट के ऊपर में बहुत ज्यादा एक रूमर सुन रहा था कि ये जो अंकित बैनपुरिया है ना, अगला जो फाइट करने वाला ये जो UFC का जो काना फाइटर है ना उसके साथ। तो भाई कमेंट में लोग भाई बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि खबीब का रिकॉर्ड था 29-0 की 29 मैच के अंदर खबीब विन किया था, एक मैच के अंदर भी वो नहीं हारा था, पर अंकित का जो रिकॉर्ड होने वाला है 0-29 होने वाला है। तो मेरे ख्याल से भाई सब सारा चुतियापा है भाई, अंकित कभी भी एक एथलीट था ही नहीं भाई, वो किस तरीके से रिंग के अंदर चीत हुआ आप लोग सारे लोगों ने देखा। और मेरे ख्याल से भाई अंकित को MMA के अंदर शायद से कंटिन्यू भी नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई आपको MMA के अंदर ट्रेन होने के लिए बहुत इनिशियल एज से ही आपको ट्रेन होना होगा। अभी अंकित का सबसे प्राइम एज है, वो प्राइम एज में तुम अगर लुढ़क रहे हो 28 साल को तो तुम कब जाकर रेसलर बनोगे या फिर तुम कब जाकर फाइटर बनोगे। 32-33 साल में तो सब रिटायर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से भाई इसको जाना नहीं चाहिए। बाकी देखते हैं भाई इसका क्या होता है। बात करते हम लोग सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में। तो भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट का जो एग्जैक्टली जो डेट होने वाला वो 6 सितंबर होने वाला। WWE वाले भाई अभी करंट बहुत कम PPV करवा रहे हैं, पर हाँ ये 6 सितंबर को आपको सैटरडे नाइट मेन इवेंट देखने को। वैसे वाकई आज का वीडियो होता है तो भाई मिलते हैं आपसे 100 वाले वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सारे लोग।